नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आईसीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं टॉप 4 बच्चों में से 3 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। कानपुर की अनिका गुप्ता के 99.80% नंबर हैं, तो वहीं बलरामपुर के पुष्कर त्रिपाठी के 99.8% नंबर आए हैं। इसके साथ ही लखनऊ की कनिष्का मित्तल ने भी टॉप किया है। इस साल आईसीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में लड़कियों का रिजल्ट बेहतर रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में अधिक है। इस साल 99.98% लड़कियां पास हुई हैं, वहीं 99.97% लड़के भी पास हुए हैं। पहली बार 2 सेमेस्टर में परीक्षा हुई, वहीं दूसरे पोजीशन पर 32 बच्चे आए हैं। झांसी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। पार्क के अंदर बने मकान को आज जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने कई बार मकान मालिक को नोटिस दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। झांसी मेडिकल कॉलेज के पीछे सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। कब्जे के जरिए इस मकान का निर्माण किया गया। कई बार प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद आज प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। योगी सरकार में भूमाफिया और दबंगों पर बुलडोजर चल रहा है। मथुरा के वृंदावन में नगर निगम ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर चलाकर करीब 10 करोड़ रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई। रमण रेती इलाके में भूमाफियाओं ने लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। अब इस जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की, जिसके बाद प्रशासन ने राजस्व टीम के साथ मिलकर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया। मौजा वृंदावन बांगर, जो कि वर्तमान में नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत आता है, उसमें लगभग 1 एकड़ की ज़मीन, 4100 वर्ग मीटर की ज़मीन लोगों द्वारा, भूमाफिया द्वारा उसको कब्ज़ा किया गया था। जैसे ही इसकी शिकायत प्राप्त हुई, हमने तत्काल उसका संज्ञान लिया और अभिलेखों का परीक्षण किया। अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि यह सरकारी भूमि है, नवीन पड़ती की भूमि थी, और तत्काल टीम भेज के पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम की टीम ने जाके उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। और अब खबर लखनऊ से। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए यूपी में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। डिजिटल भूजल रथ को हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी ने रवाना किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भूजल को लेकर जागरूकता फैलाने की अपील की। आपको बता दें कि इस अभियान में बुंदेलखंड के 6 जिले और पश्चिमी यूपी के 4 जिले शामिल हैं। जल की एक एक बूंद के संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पे अलग अलग मॉडल खड़े किए गए। एक वाराणसी मॉडल है, जिसमें पुराने पड़ चुके हैंडपंप, जो इंडिया मार्क का हैंडपंप थे, जो अब जिन्हें एक प्रकार का बेकार मान लिया जाता था, उनके ऊपर के हैंडल को निकाल करके शेष नीचे तक तो पाइप पड़ा ही है, वहां पर उसमें उस हैंडपंप को भी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपयोग के लिए भी हम लोगों ने एक वाराणसी मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। और वह कार्यक्रम सफलतापूर्वक वाराणसी और आसपास के जनपदों में एक चित्रकूट मॉडल भी बना था, जिसमें एक एक बूंद को संरक्षित करने का जो अभियान चला, चेक डैम बनाए गए थे। एनडीए के बाद विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। विपक्ष ने बैठक के बाद साझा उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया।
मार्गरेट अल्वा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। उधर एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। उपराष्ट्रपति के लिए 19 जुलाई नामांकन की आखिरी तारीख है। उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती होगी और नतीजे भी आ जाएंगे। विपक्ष की तरफ से अल्वा के नाम की घोषणा के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए धनखड़ और अल्वा के बीच सीधा मुकाबला है। लोगों ने एक किसान पुत्र, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से निकल करके सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए और जिसे हम कहें कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर एक किसान पुत्र ने एक फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया और एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी और सक्षम राजनेता के रूप में भी 3 दशक तक जीवन में उन्होंने सामाजिक सेवा, देश सेवा की और उच्च कोटि की देश सेवा की। ऐसे प्रत्याशी को हम सब लोग किसान पुत्र को लेकर के आए हैं। मेरा आग्रह है सभी भारत के राजनीतिक दलों से कि आप सबका उपराष्ट्रपति पद के लिए हमारे जगदीप धनखड़ जी का समर्थन मिले। उपराष्ट्रपति पद पर हम सर्वसम्मति कर सके। अभी समय भी है, अभी मौका भी है, तो हम सभी से अपील करते हैं और विशेष करके मैं यूपीए के घटक दलों से और यूपीए के दलों से निवेदन करना चाहूंगा कि आइए, ये मौका है जब हम एक किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कर सकेंगे और सभी के योगदान से वह आगे बढ़ेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो यह प्रजातंत्र के लिए भी अच्छा होगा और इस मेरी अपील को हमारे यूपीए के साथी अवश्य ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल वोटिंग होगी। लखनऊ में विधान भवन के तिलक हॉल में कल मतदान होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लखनऊ में हमारे संवाददाता अलाउद्दीन ने जायजा लिया है तैयारियों का। आइए आपको दिखाते हैं। देश के राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को होना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित विधान भवन के अंदर तिलक हॉल में तमाम विधायक अपना वोट कास्ट करेंगे। साफ तौर से आप देखें तो ये तिलक हॉल का गेट है। ज़रूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर चिपका दिए गए हैं। तमाम विधायकों को जो भी उत्तर प्रदेश से चुन करके आए हैं उनको यहाँ आना है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। ज़रूरी जो दिशा निर्देश हैं, आप अंदर कैमरा ना लाएं, पहचान पत्र अपना लेकर के आएँ। एक स्पेशल पेन का जिसका उपयोग करना है उसका जिक्र भी किया गया है, वरना लिखा गया है कि अगर उस पेन के अलावा अगर किसी और पेन से आप मतपत्र पर लिखेंगे तो अवैध होगा। आपको कैसे सही का निशान लगाना है, क्रॉस कैसे लिखना है वो आपको लिखना है, कैसे किन शब्दों का किन अंकों का इस्तेमाल करना है उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। मतपत्र को कैसे मोड़े उसका भी जिक्र इसमें साफ तौर से है और मतदान स्थल से कैसे बाहर जाना है, अपनी गोपनीयता बनाए रखना है। साथ में तमाम चीज़ों को जिस तरह से जिसको विधायकों को पालन करना है उसका निर्देश आपने साफ तौर से पढ़ा है। अब मैं तिलक हॉल की तरफ लेकर के आपको चलता हूँ जहाँ पर विधायक आएंगे सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेंगे। यही वो गलियारा है। इसी गलियारे से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों को अपना वोट कास्ट करने के लिए आना है और वोट कास्ट करने के लिए दूसरा जो गेट है उधर से निकल जाना है। और साफ तौर से तिलक हॉल की वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव में दिखाऊंगा जहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। साफ तौर से आप देखें, हमारे कैमरा पर्सन मनोज शाही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज सभी विधायकों को लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया। अखिलेश समेत सभी विधायक मोहम्मद ताहिर के डिनर पार्टी में शामिल होंगे। डिनर पार्टी में ही सभी विधायकों से चर्चा भी की जाएगी। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। कल से शुरू हो रहा मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। यह माना जा रहा है कि इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रह सकता है। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आज सर्वदलीय बैठक चला, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई? मैम,
देखिए, सर्वदलीय बैठक एक संसदीय परंपरा है। हर सत्र के पूर्व इसे आयोजित किया जाता है और विभिन्न राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण विषय हैं जनहित से जुड़े हुए, उनके अपने अपने राज्यों के और देश की दृष्टि से उस पर चर्चा करते हैं। तो आज विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा में हैं, सभी के फ्लोर लीडर्स ने अपनी अपनी बातों को रखा है। मैम, जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, एनडीए ने जो बनाया है, इसको लेकर के किस तरह से आप देखती हैं? क्या नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम एनडीए का अंग हैं और एनडीए ने एक बहुत ही परिपक्व, अनुभवी और किसान परिवार से आने वाले एक बेहद योग्य उम्मीदवार को आगे किया है और उन्हें मैं अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि अग्रिम शुभकामना भी देती हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर देश ने महारिकॉर्ड बनाया है। देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इस आंकड़े को 18 महीने में पार किया गया, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि 16 जनवरी 2021 में भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। अब तक करीब 102 करोड़ पहली डोज, 92 करोड़ से ज़्यादा दूसरी डोज और करीब 6 करोड़ बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि को लेकर देश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। 200 करोड़ डोज का आंकड़ा पार करने की सभी भारतीयों को बधाई। देश के वैक्सीनेशन अभियान पर गर्व है। ये कोविड के खिलाफ लड़ाई में देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस रिकॉर्ड पर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब तक देश में कोविड वैक्सीन की 200 करोड़ से अधिक डोज का सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों और अनुशासित नागरिकों के सहयोग को समर्पित ये उपलब्धि कोरोना की पराजय को उद्वेश करती है। आप भी अवश्य लगवाएं टीका जीत का। मथुरा के गोवर्धन इलाके में डांस करते करते एक महिला की मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि मुड़िया मेले में गिरिराज परिक्रमा के दौरान डीजे पर एक महिला श्रद्धालु नाच रही थी। अचानक से वो बेहोश होकर गिर पड़ी और उसकी जान चली गई। प्रयागराज के महाधिवक्ता भवन में लगी आग की घटना की जांच के लिए सीएम योगी ने कमेटी गठित की है। 5 अधिकारियों की कमेटी को आज ही रिपोर्ट सौंपनी है। हाईकोर्ट के पास मौजूद महाधिवक्ता भवन के 8वें फ्लोर पर आग लगी थी। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को सेना की मदद लेनी पड़ी। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 18 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका और साथ ही मेजा पावर प्लांट की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी आग बुझाने में मदद की। इस अग्निकांड में महाधिवक्ता भवन में रखी कई अहम फाइलें जलकर राख हो गई हैं। इन फाइल्स के नष्ट हो जाने से मुकदमों की सुनवाई में भी दिक्कतें पेश आएंगी। कांच तोड़ने और आग बुझाने में कुछ फायरकर्मी मामूली रूप से झुलस भी गए। आज महाधिवक्ता कार्यालय अंबेडकर भवन के फ्लोर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 में आग लगा। तो 5, 6, 7 और 8 की हम लोगों ने आग को पूरे तरीके से काबू में पा लिया है। हमारे 5 सिपाहियों को हल्की सी कांच वगैरह की चोट आई थी, तो वो उनको इलाज के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। और अब खबर मेरठ से, जहां के थाना परतापुर क्षेत्र के
ऑकेट्री होटल में पुलिस ने कसिनो पर छापेमारी की। पुलिस ने 10 नेपाली लड़कियों समेत 43 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही लाखों रुपए बरामद किए हैं। भारी मात्रा में गैमलिन क्वाइन, लग्जरी गाड़ियां, मोबाइल फोन और ताश की गड्डियां भी यहां से बरामद की गई। और अब खबर कानपुर से है। कानपुर में बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई है। बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में शराब पिलाई जा रही थी। आबकारी की 4 टीमों ने स्वरूप नगर इलाके में पहुंचकर छापेमारी की और कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। पिछले 3 महीनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा खनन माफिया महमूद अली को सहारनपुर पुलिस ने नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। महमूद अली बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का भाई है। हाजी इकबाल भी फरार चल रहा है। दरअसल दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन दोनों भाई लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। लेकिन अब हाजी इकबाल का भाई पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। यह माना जा रहा है कि अब पुलिस जल्द ही हाजी इकबाल को भी गिरफ्तार कर लेगी। सहारनपुर पुलिस आज महमूद अली को मुंबई से लेकर सहारनपुर आएगी। हाजी इकबाल और महमूद अली दोनों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम है। हाजी इकबाल और महमूद अली के कई मामलों की जांच सीबीआई और ईडी भी कर रही है। पिटबुल कांड के बाद नगर निगम में कुत्तों का रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। पिछले 3 दिन में 200 से अधिक लोगों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ऐसे में अब नगर निगम में पंजीकृत कुत्तों की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। लोगों को अब 5000 रुपए के जुर्माना और जेल भी जाने का डर सता रहा है। नगर निगम के नियमों के मुताबिक अगर किसी पालतू जानवर, कुत्ता या फिर बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वो किसी को काटता है तो इसके लिए मालिक जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। उसके अलावा नगर निगम को 5000 रुपए का जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। इसी डर की वजह से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। लखनऊ में पिटबुल घटना के बाद लोगों में एक दहशत सा माहौल है। खास तौर से वो लोग जो कि डॉग लवर्स हैं, अपने घरों में कुत्ता रखे हैं, अब नगर निगम की तरफ आ रहे हैं और अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जब से कांड हुआ तब से 500 से ज़्यादा लोगों ने नगर निगम में अपना आवेदन किया है। यही नहीं, बहुत सारे लोगों ने नगर निगम से अपील की है कि वो जल्द से जल्द उनके कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कर दें। खासतौर से राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो एक साल में 2000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नगर निगम को प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी माना जा रहा है कि ये तादाद कम से कम इस घटना के बाद और ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि नगर निगम के चिकित्सकों ने इस बात का दावा किया है कि फिलहाल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस बढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि वो तमाम डॉग लवर्स जो कि अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, नगर निगम के मानकों पर कम से कम खरे उतरें। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अलीगढ़ में एक ऐसा स्कूल है जो कई सालों से बिना प्रिंसिपल के ही चल रहा है और हैरानी की बात यह है कि प्रिंसिपल को पूरी सैलरी भी दी जा रही है। अलीगढ़ में एक सरकारी स्कूल पिछले 9 सालों से बिना प्रिंसिपल के ही चल रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल बिना अनुमति के पिछले 9 सालों से अनुपस्थित है, लेकिन उसके बाद भी सरकार से सैलरी ले रहा है और ये मामला पूर्व माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर रानी अतरौली का है। दरअसल अप्रैल 2014 में सीनियरिटी के आधार पर विद्यालय का प्रिंसिपल प्रदीप कुमार को नियुक्त किया गया, लेकिन प्रिंसिपल बनने के बाद प्रदीप कुमार 13 अप्रैल 2014 से लगातार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं। ये 13/4/2014 से अस्थायी संबंध, मुझे इसकी जानकारी नहीं है वो किस विद्यालय में विद्यालय में कोई सूचना होती तो मैं आपको अवगत कराता कि वो अमुक विद्यालय में कार्यरत है। 9 साल से पूरी सैलरी प्रिंसिपल ले रही है, लेकिन काम अधूरा कर रही हैं। वहीं डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि संबंधित प्रिंसिपल की संबद्धता को तत्काल समाप्त करके विद्यालय भेजा जा रहा है और प्रिंसिपल के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार से एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के संबद्धीकरण की बात थी कि बहुत दिनों से संबद्धीकरण चला रहा है, जिसके कारण उस विद्यालय में कोई प्रधानाचार्य नहीं है। उसका अभी तत्काल प्रभाव से उनका संबद्धीकरण समाप्त कर दिया गया और जो उनकी मूल तैनाती है उस पर वो आएंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम प्रिंसिपल के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की बात जरूर कर रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों 9 साल से बिना काम के प्रिंसिपल को सैलरी मिल रही है। आखिर जिम्मेदार विभाग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से रणजीत सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।